So we will very quickly revise electric field intensity due to electric dipole at equator. एक्शियल पॉइंट पे हमने कल डिटेल में देखा था, रिवाइज भी कर लिया था। तो हम लोग एक्शियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिराइव करते हैं वो हम लोग रिवाइज नहीं करने वाले, बिकॉज वी हैव डन इट ट्वाइस और थ्राइस इन द लास्ट सेशन। एंड जस्ट टू चेक इफ यू रिमेंबर व्हाट वाज द इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस, 1/4 pi epsilon 0 2pr upon r square minus l square raised to 3/2, राइट। ऐसा याद होना चाहिए सब, क्योंकि ये सब आपको जेई नीट सीईटी में इसका क्वेश्चन आने वाले हैं। और अगर फार अवे पॉइंट होगा, मतलब शॉर्ट डाइपोल का केस होगा, तो 1/4 pi epsilon 0 2p upon r cube, बराबर ना। एक्सिस के केस में ऊपर 2 आता है, ये आपको याद रखना है, होता है ना 2। गुड। एंड देन वी हैव डिराइव व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटर ऑफ डाइपोल। तो हमारे पास एक डाइपोल है, you have a dipole, this is negative charge, this is positive charge. Let us say a point है, this is point B. There's a point on the equator. Equator is a straight line passing through center and perpendicular to axis. इस पे एक point है, some point, let us take point P. और इस P point पे हमको find करना है what is electric field intensity due to dipole. Due to dipole मतलब दोनों charges का। और P पॉइंट पे B चार्ज, B पे जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी बात कर रहा हूँ। P पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स होगा कि अवे होगा? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज? अवे। तो ये आ जाएगा अवे। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू B। सिमिलरली फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू नेगेटिव चार्ज एट A, ये क्या होगा? टुवर्ड्स होगा कि अवे होगा? टुवर्ड्स। टुवर्ड्स। नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स होता है, तो ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू A। इफ दिस एंगल इज थीटा, और अगर मैं एक डमी लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, मतलब एक सिर्फ लाइन ड्रॉ कर लिया एंगल्स के लिए, तो इफ दिस एंगल इज थीटा, दिस इज ऑल्सो थीटा। ये थीटा है, ये भी थीटा ही होगा, और ये थीटा है तो ये क्या है? थीटा है। तो ये जो दो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके पास, ईपीबी और ईपीए, ये दोनों वेक्टर्स है, तो वेक्टर्स के हम लोग कंपोनेंट कर सकते हैं। ईपीबी का एक कंपोनेंट यहाँ पे जाएगा विच विल बी कॉस कंपोनेंट, क्योंकि ये एंगल को लग के है तो एडजेसेंट कंपोनेंट कॉस होता है। और यहाँ पे क्या आएगा? साइन कंपोनेंट। और इसके आगे से आपको ये सारे कंपोनेंट्स करते आने चाहिए। सो दिस इज ईपीबी साइन थीटा, दिस इज ईपीबी कॉस थीटा। ओके, देन ये जो ईपीए है, इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक जाएगा यहाँ पे और दूसरा आएगा यहाँ। तो ये आ गया ईपीए साइन थीटा, और ये है ईपीए कॉस थीटा। ईपीबी साइन थीटा और ईपीए साइन थीटा दे आर अपोजिट टू ईच अदर, और अगर मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल भी हो गए तो क्या हो जाएंगे? कैंसल। अब मैग्नीट्यूड सेम है कि नहीं, कैसे समझेगा? आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करता है चार्ज पे और डिस्टेंस के स्क्वायर पे। बी पॉइंट पे चार्ज है Q और ए पे भी चार्ज है Q, हाँ वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है। और P पॉइंट का B से और P पॉइंट का A से डिस्टेंस भी क्या है? सेम। मतलब मैग्नीट्यूड वाइज अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू B एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू A, ये आ जाएंगे इक्वल। और ये कितना आएगा? 1/4 pi epsilon 0 Q अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। डिस्टेंस PA स्क्वायर लिखो या PB स्क्वायर लिखो, व्हाटएवर यू वांट टू राइट डाउन, दोनों सेम डिस्टेंस है। तो याद रखना RPA या फिर RPB, ये डिस्टेंस सेम आएगा। और कितना आएगा? ये L था, ये R है, तो हाइपोटेन्यूज क्या आएगा? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर रेज टू हाफ, मतलब स्क्वायर रूट। गुड। अब इसको स्क्वायर करोगे, हो गया। तो ये आ जाएगा 1/4 pi epsilon 0 Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर।
रूट कैंसल हो गया क्योंकि वो स्क्वायर है स्क्वायर, और यहाँ पे हमने सिर्फ आरपीए लिखा, वो आरपीए का स्क्वायर है। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू बी एंड एट पी ड्यू टू ए। तो मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, डायरेक्शन वाइज अपोजिट है, तो क्या होंगे, कैंसल होंगे, राइट। तो ईपी बी साइन थीटा और ईपी ए साइन थीटा क्या हो जाएगा, कैंसल। ईपी बी साइन थीटा एंड ईपी ए साइन थीटा कैंसल्स आउट। गुड। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा फिर, पी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, कौन बचा, वो तो साइन कंपोनेंट तो कैंसिल हो गया ना, तो बचा कौन, कॉस। तो फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ई पी ए कॉस थीटा प्लस ई पी बी कॉस थीटा। लेकिन ईपी और ईपीबी को तुमने क्या बोला है, ई, तो ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा, ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा। Therefore, you have E net electric field as 2E cos theta, 2E cos theta। E हमने फाइन करके रखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q by R square plus L square। What is cos theta from this diagram? Adjacent side upon hypotenuse। तो cos theta अगर आप देखोगे, adjacent side क्या है, क्या है, L। हाइपोटेन्यूज क्या था, हाइपोटेन्यूज रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेज टू हाफ, 1/2। ये पावर 1 है, वो 1/2 है, तो कितना हो गया, 3/2। तो 2 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेज टू 3/2, क्यू इंटू 2L पी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेज टू 3/2। ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटर। और मैं वापस बता रहा हूँ कि ये याद रखना आपके लिए एसेंशियल है, क्योंकि अगर ये पता है तो आपको मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला भी पता है। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेट के फॉर्मूला लगभग लगभग सेम बनते हैं। आई एम नॉट सेइंग एग्जैक्टली सेम, बट अप्रोक्सीमेटली सेम। एग्जैक्टली सेम कब बनते हैं, शॉर्ट डाइपोल के लिए, लार्ज डिस्टेंस के लिए। अगर मैंने शॉर्ट डाइपोल लिया होता, शॉर्ट डाइपोल अगर लिया होता, तो शॉर्ट डाइपोल का मतलब क्या होता है, आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल। तो शॉर्ट डाइपोल का मतलब क्या होता है, आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल। मतलब क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आर स्क्वायर। सो देयरफॉर व्हाट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट, क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 पी अपॉन आर क्यूब। क्योंकि आर स्क्वायर एल स्क्वायर तो छोड़ दोगे ना, नेग्लेक्ट कर दिया, आर स्क्वायर रेज टू 3/2 मतलब आर क्यूब, आर क्यूब। तो ये हमने कल भी देखा था, आज हमने सिर्फ क्विकली रिवाइज कर लिया, स्टैंडर्ड प्रोसेस है। और अभी इसके आगे से आप आदत डाल लो वेक्टर्स के कंपोनेंट करने की। अगर नहीं करोगे तो 12th के बाद भी दिक्कत होगी इफ यू आर प्लानिंग टू डू इंजीनियरिंग। मैकेनिक्स नाम का एक सब्जेक्ट आता है, वो सब ब्रांचेस के लिए कंपलसरी होता है, क्योंकि फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग इज कॉमन। अगर अभी तुम आलसी हो, क्या चल रहा है छोड़ो, क्या वेक्टर्स, क्या कंपोनेंट्स, क्या कॉस थीटा, क्या साइन थीटा, समझ लेना मैकेनिक्स गया आपका। इफ यू आर नॉट एबल टू डू दिस बेसिक, बहुत बेसिक लेवल का वेक्टर्स चल रहा है, तो you should be able to do all this। So let us move to the last topic of this chapter। और last topic is purely theory। तो हम लोग यहाँ पे theory लिखने का काम नहीं करते हैं, सिर्फ समझ लेंगे कि क्या बोलना चाहते हैं, what is the concept। Before I go ahead with the next topic, I would want to know what do you understand by density and what are the different types of density that you know। What is density? Mass upon volume। ये mass density होता है। Mass density is one type of density। There is also other type of density that you must have heard। पॉपुलेशन डेंसिटी भी सुना होगा, वो भी डेंसिटी होता है। व्हाट इज पॉपुलेशन डेंसिटी? नंबर ऑफ ह्यूमंस लिविंग पर स्क्वायर किलोमीटर। एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, उसको बोलते हो पॉपुलेशन डेंसिटी। तो डेंसिटी नॉर्मली होता है समथिंग
अपॉन एरिया, समथिंग अपॉन वॉल्यूम, समथिंग अपॉन लेंथ, राइट। और डेंसिटी अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे आपने मास डेंसिटी बताया, फॉर एग्जांपल आप बोलते हो डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर या फिर 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। What is the meaning of density of water is 1000 kilogram per meter cube? What is the physical meaning of that? पेट्रोल का डेंसिटी होता है 729 के आसपास। जब मैंने लास्ट टाइम पेट्रोल पंप पे गया था तब लिखा हुआ था, वहां पे लिखा होता है, यूनिट प्राइस के नीचे लिखा होता है। मर्क्यूरी का डेंसिटी होता है 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दैट? मिस्टर मिस्टर व्हाइट टी शर्ट, व्हाट इज डेंसिटी, व्हाट इज द फिजिकल? वो तो पता लग गया ना, मतलब बताओ मैंने, वो तो बहुत लोगों ने बता दिया, मास अपॉन वॉल्यूम। मैंने बोला डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस? व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ दिस? यस, अगर मैं 1 मीटर बाय 1 मीटर का एक क्यूब बनाता हूँ और उसको कंप्लीटली पानी से भर देता हूँ तो पूरा 1000 किलोग्राम बैठेगा उसमें वाटर। और अगर मैं उसी 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर के क्यूब में मर्क्यूरी करता हूँ तो 13,600 किलोग्राम मर्क्यूरी जाएगा उतने ही वॉल्यूम में। मतलब वॉल्यूम सेम है लेकिन डिफरेंट मासेस, वाटर के केस में 1000 और मर्क्यूरी के केस में 13,600। तो कमिंग टू द पॉइंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी एक पर्टिकुलर टाइप का डेंसिटी लगता है हमको। जैसे तुमने पॉपुलेशन डेंसिटी बताया, तो बाय पॉपुलेशन डेंसिटी यू मीन नंबर पर यूनिट एरिया, नंबर ऑफ पीपल लिविंग पर यूनिट एरिया। जब तुमने मास डेंसिटी बताया तो तुम बता रहे थे मास पर यूनिट वॉल्यूम। वैसे ही सिमिलरली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देर आर टू टाइप्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। पहले तो पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, फिर मैं डेंसिटी पे आता हूँ। एक होता है डिस्क्रीट चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। डिस्क्रीट चार्ज कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कि चार्ज है, फिर कुछ नहीं है, फिर दूसरा चार्ज है, फिर कुछ नहीं है, फिर तीसरा चार्ज है। मतलब चार्जेस के बीच में एम्प्टी स्पेस है, उसको बोलते हो डिस्क्रीट चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। और इफ देर इज नो स्पेस इन बिटवीन चार्जेस, इसको बोलते हैं हम लोग कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और कभी कभी ऐसा होता है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट है लेकिन दिखता कंटिन्यूअस है, वो कब होता है वो भी समझ लो। तो समटाइम्स व्हाट मे हैपन इज, ये दो चार्जेस थे, एक्चुअली ये दोनों चार्जेस में छोटा सा गैप है। मतलब बेसिकली मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना था एक फार अवे पॉइंट पे, बहुत दूर एक पॉइंट है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना। इवन दो इफ यू लुक केयरफुली, अगर आप अच्छे से देख रहे हो तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस नहीं है, देयर इज अ गैप। लेकिन तुम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ फाइंड कर रहे हो? फार अवे पॉइंट। तो फार अवे पॉइंट पे जब फाइंड करते हो ना तो ये दिखता कैसा है? कंटिन्यूस। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, सिंपल सा एग्जांपल है, वेरी सिंपल एग्जांपल है। सपोज एक ऑब्जेक्ट है और उसके बहुत पीछे और एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन तुम देख रहे हो बहुत दूर से, तो तुमको क्या दिखता है पता है? यू सी दैट बोथ आर सेम। तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की दो कंडीशन हो गए। एक तो सच में चार्ज कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड था, मतलब चार्ज वॉज एवरीवेयर, देयर वॉज नो एम्प्टी स्पेस इन बिटवीन द चार्जेस। या दूसरा, द पॉइंट वेयर यू आर फाइंडिंग आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इज फार अवे। तो उस केस में डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को भी कैसा ट्रीट करोगे? कंटिन्यूस, राइट। ये सिर्फ तुम्हारे नॉलेज के लिए। अब आ जाते हैं डेंसिटी पे हम लोग। तो देर इज समथिंग कॉल्ड एज चार्ज डेंसिटी। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ चार्ज डेंसिटी। अब नाम में ही है चार्ज डेंसिटी। तो जैसे हम लोग पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं, नंबर ऑफ पीपल पर यूनिट एरिया, वैसे ही चार्ज डेंसिटी होगा नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट एरिया, या फिर पर यूनिट लेंथ, या फिर पर यूनिट वॉल्यूम। तो तीन टाइप के चार्ज डेंसिटी होते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ चार्ज डेंसिटीज। वन इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी,
लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब ये लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है वो भी समझ लो अच्छे से। सपोज फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वायर है जिसपे टोटल चार्ज क्यू है, उसका टोटल लेंथ एल है। एग्जांपल, सपोज there's a wire with total charge of 20 coulomb and total length of the wire is 5 meter. What is the charge per meter? 4. 20 by 5. Total charge 20, total length 5. तो 20 by 5 is 4. तो हर एक मीटर में कितना चार्ज हो गया? 4 कूलम पर मीटर। इसको बोलते हो लीनियर चार्ज डेंसिटी। हाउ मच चार्ज इज देयर पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर, इसको बोलते हो लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ। करेक्ट, राइट। तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं लैम्डा से। रिमेंबर दिस लैम्डा इज नॉट वेवलेंथ, यहाँ पे वेवलेंथ का कोई क्वेश्चन ही नहीं है, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वेवलेंथ नहीं आता, ये लैम्डा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो क्या होगा ये? चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो ऐसा यूनिट क्या बन जाएगा? कूलम पर मीटर। कूलम पर मीटर, राइट। डायमेंशंस क्या आएंगे? डायमेंशंस, चार्ज के डायमेंशंस क्या होते हैं? A1 L1 के T1। चार्ज इज करंट इनटू टाइम, तो A1 T1 और नीचे L1, ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? A1 T1 और L -1। ये आगे डायमेंशंस ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी। सेकेंड टाइप ऑफ डेंसिटी सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, अब ये सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब क्या वो भी समझ लो। फॉर एग्जाम्पल, पहले पूरा का पूरा चार्ज जो था वो एक वायर पे था, मतलब एक लेंथ पे था, वन डायमेंशनल। अब इमेजिन हमारे पास चार्ज है जो एक एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। सेम एग्जांपल लेता हूं, सपोज इस पूरे सरफेस पे चार्ज है 20 कूलम का और इसका एरिया है 5 मीटर स्क्वायर। एरिया इज 5 मीटर स्क्वायर, पहले लेंथ 5 मीटर था, अब मैं एरिया बोल रहा हूँ 5 मीटर स्क्वायर। तो हर एक मीटर स्क्वायर में कितना चार्ज हो गया? 4। 4 कूलम पर मीटर स्क्वायर, राइट। तो इसको आप बोलते हो सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब यूनिट एरिया में, एक मीटर स्क्वायर एरिया में कितना चार्ज, और डिनोट करते हो सिग्मा से। तो सिग्मा इज इज चार्ज पर यूनिट एरिया, मतलब कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो सिग्मा के डायमेंशन आएंगे A1 T1 और L-2। L-2 क्यों -2? क्योंकि नीचे एरिया था ना। एरिया के डायमेंशन क्या होते हैं? L2। ऊपर से क्या होगा? L-2। और ये सब कहाँ लगने वाला है? 12th में। 12th में गॉस लॉ का एप्लीकेशन मैंने बताया था, 12th में आपको गॉस लॉ का एप्लीकेशन होगा। जैसे ही 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चालू होगा, पहला ही टॉपिक वहां पे गॉस लॉ और ये सब के सब पैरामीटर वापस देखोगे आप। तो ये आपको भी समझना चाहिए। अगर एक थिन वायर है तो हम लोग नॉर्मली कौन सा डेंसिटी यूज करेंगे? लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगर एक सरफेस पे चार्ज है तो क्या यूज करोगे? सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगर एक वॉल्यूम में चार्ज है तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इफ देयर इज चार्ज इन अ वॉल्यूम, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होता है रो। दिस इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। फॉर एग्जाम्पल अगेन, सपोज एक क्यूब है, क्यूब 3 डायमेंशनल होता है, उसका वॉल्यूम V है। फॉर एग्जाम्पल वॉल्यूम 5 मीटर क्यूब है और उस पूरे क्यूब में टोटल चार्ज है 20 कूलम का, तो पर मीटर क्यूब में कितना हुआ? 4। तो चार्ज अपॉन वॉल्यूम मतलब कूलम पर मीटर क्यूब, इसको आप बोलते हो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसके डायमेंशंस क्या आएंगे? क्या आएंगे डायमेंशंस? A1 T1 L-3। डन। So these are the three types of charge densities that you will need, not in 11th but in 12th, of course, in the second part of electrostatics.
So which are the three charge densities that you know? Linear charge density, चार्ज पर यूनिट लेंथ, एक मीटर में कितना चार्ज, सिंपल लैंग्वेज, ऐसा यूनिट कूलम पर मीटर, डायमेंशंस A1 T1 L -1, राइट, करेक्ट। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है? वो ऐसा कर रहा था, तुम गांधी जी के 3 बंदर में से एक याद आ गया। बुरा मत देखो, पर मैं बुरा कहाँ बोल रहा हूँ, मैं तो फिजिक्स बता रहा हूँ। व्हाट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी? व्हाट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी? रेशियो ऑफ चार्ज टू दैट ऑफ एरिया, तो चार्ज अपॉन एरिया, कूलम पर मीटर स्क्वायर, A1 T1 L -2। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, कूलम पर मीटर क्यूब, A1 T1 L -3। So that is the end of theory part of this chapter. Now we'll move to the remaining questions. हमारे जो थोड़े बहुत क्वेश्चंस बाकी है वो खत्म कर लेंगे। We have some little bit of questions remaining. So let us begin with example 10.8. बहुत simple question है। A charge of 5 coulomb is kept at the center of the sphere of radius 1 meter. एक चार्ज है 5 कूलम का, उसको आपने एक स्पीयर के सेंटर पे रख दिया और उसका रेडियस 1 मीटर है। व्हाट इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्पीयर? उस स्पीयर में से कितना फ्लक्स पास होगा, ऐसा पूछा है आपको। व्हाट, हाउ विल दिस वैल्यू चेंज इफ द रेडियस ऑफ द स्पीयर इज डबल्ड? अब अगर हमने स्पीयर के रेडियस में डबल कर दिया तो फ्लक्स का वैल्यू कैसे चेंज होगा, ऐसा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले व्हाट यू आर सपोज टू डू इज, आपके पास एक चार्ज था, उस चार्ज को कहाँ रखा है आपने? एक स्पीयर के सेंटर पे, और चार्ज कितना दिया हुआ है आपको? 5 कूलम, 5 कूलम। तो चार्ज ऑफ 5 कूलम इज केप्ट एट द सेंटर, दिस इज चार्ज क्यू विच इज 5 कूलम इज केप्ट एट द सेंटर ऑफ द स्पीयर, और स्पीयर का रेडियस कितना है? 1 मीटर, 1 मीटर बोला है ना? यस। व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस? इंटीग्रेशन ए बार डॉट डी एस बार मतलब फ्लक्स होता है। इंटीग्रेशन ई बार डॉट डी एस बार का मतलब फ्लक्स होता है, यही फाइंड करना है आपको, यही फाइंड करने के लिए बोला है। हो गया, चार्ज एंक्लोज अपॉन एप्सिलॉन जीरो, याद है क्या कौन सा लॉ था ये? तो गॉस लॉ। तो दिस इज व्हाट दे आर आस्किंग यू, व्हाट इज चार्ज एंक्लोज इनसाइड द स्फीयर? 5। तो 5 अपॉन एप्सिलॉन जीरो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन जीरो? 8.85 into 10 raised to -12। तो ये सिर्फ आपको 5 अपॉन 8.85 करना है। 5 डिवाइडेड बाय 8.85 कितना आ गया? 0.5649। तो 5 इक्वल टू 0.5649 इंटू 10 raised to 12। और फ्लक्स के अगर आपको यूनिट्स नहीं पता कोई बात नहीं, फ्लक्स इज चार्ज अपॉन एप्सिलॉन जीरो, यहां से भी मिल सकता है आपको इफ यू वांट, यहां से भी फाइंड कर सकते हो, राइट। या फिर फ्लक्स फाइंड करने का और एक तरीका भी है, फ्लक्स इज ई इंटू डी एस, है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू व्हाट इज डी एस? एरिया। एरिया किसमें मेजर करते हो? मीटर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड याद है क्या? वोल्ट पर मीटर, याद है? वोल्ट पर मीटर था, मीटर मीटर कैंसल, तो क्या आ गया? वोल्ट मीटर। तो फ्लक्स का ऐसा यूनिट होता है वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। क्या आ गया आपके पास? फ्लक्स। मिल गई वैल्यू। अभी सेकेंड पार्ट में क्या बोला है? क्या बोला है? अगर हमने इस स्पीयर का रेडियस डबल कर दिया, अगर हमने इस स्पीयर का रेडियस डबल कर दिया तो फ्लक्स कितने से चेंज होगा? नहीं होगा चेंज। क्यों नहीं चेंज होगा? क्योंकि ये डिपेंड करता है सिर्फ चार्ज एनक्लोज पे, ये रेडियस पे डिपेंड ही नहीं करता, रेडियस ऑफ द स्पीयर पे डिपेंड नहीं करता है। सो सिंस द चार्ज एनक्लोज्ड इज सेम, so if the radius is doubled, if the radius of sphere is doubled, flux remains the same, flux remains the same since it does not depend on
इट डज नॉट डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड नहीं करता, ऑन रेडियस ऑफ स्फीयर, इट डिपेंड्स ओनली ऑन चार्ज एनक्लोज्ड ना, खत्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 10.9, an electric dipole of length 2 centimeter is placed with its axis making an angle of 30 degree with uniform electric field of 10 raised to 5 Newton per coulomb as shown in figure। कोई बात नहीं, डायग्राम दिया नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जरूरत भी नहीं है हमको। सिर्फ गिवन पैरामीटर में क्या क्या है पहले वो अच्छे से आइडेंटिफाई करो। आपको गिवन पैरामीटर में क्या क्या दिया हुआ है? गिवन में आपको बोला हुआ है लेंथ ऑफ डाइपोल। व्हाट वाज डाइपोल लेंथ? लेंथ ऑफ डाइपोल वाज द डिस्टेंस बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज, मतलब 2l। तो 2l कितना दिया हुआ है? 2 सेंटीमीटर। तो 2 इंटू 10 रेज़ टू -2 मीटर। ओके, एल की वैल्यू फाइंड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुमको 2l ही यूज करना होता है डायरेक्टली। एक्सिस ऑफ डाइपोल मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। याद है क्या? ये इलेक्ट्रिक फील्ड था और यहाँ पे ऐसा डाइपोल था, ये नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एक्सिस में जो एंगल बनाया उसको क्या बोलते हो? थीटा। तो थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है थीटा का वैल्यू? 30 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू है 30 डिग्री। विथ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10 रेज़ टू 5 न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दे दिया है 10 रेज़ टू 5 न्यूटन पर कूलम। इट इफ इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क ऑफ 10√3 न्यूटन मीटर। तो वो जो डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, आपको याद है जब हम लोग डाइपोल को एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर क्या एक्ट होता है? टॉर्क। और हमने शायद वो कल ही देखा था, टॉर्क एक्ट होता है। तो टॉर्क का वैल्यू दे दिया है आपको 10√3 न्यूटन मीटर। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन द डाइपोल। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मतलब क्यू फाइंड करना है ऑन द डाइपोल। डू यू रिमेंबर व्हाट वाज द फॉर्मूला ऑफ टॉर्क एक्टिंग? PE sin theta. Do you remember what is P? Q into 2L। तो आपको यहां से मिल जाएगा Q का फॉर्मूला। What is Q from here? Q क्या आएगा? Q टॉर्क अपॉन 2L E sin theta। फॉर्मूला रेडी, जस्ट सब्स्टिट्यूट वैल्यूज एंड डन। तो Q इक्वल टू टॉर्क, टॉर्क की वैल्यू कितनी है? 10√3। 2L कितना था? 2 इंटू 10 रेज़ टू -2। E कितना है? E 10 रेज़ टू 5। E कितना है? 10 रेज़ टू 5। साइन थीटा मतलब साइन 30। व्हाट इज साइन 30? 1/2। तो डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं यहाँ पे 1/2, डायरेक्टली 1/2। कैंसल एंड कैंसल। 10 रेज़ टू 5 और -2 10 रेज़ टू 3 और ऊपर एक 10 है तो 10 रेज़ टू 2 ऊपर जाके -2। तो √3 इंटू 10 रेज़ टू -2 कूलम। √3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.732 इंटू 10 रेज़ टू -2। तो कितना आएगा? 0.01732 कूलम। बराबर, राइट, डन, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 5। ऑल ऑफ यू नीड टू पे प्रॉपर अटेंशन हियर क्योंकि क्वेश्चन बहुत सिंपल है और इस पे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। इट इज टू सिंपल। सिर्फ यहाँ पे आपको थोड़ा सा डायग्राम का हेल्प लेना पड़ेगा। यू आर सपोज्ड टू टेक हेल्प ऑफ डायग्राम टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज गिवन बाय E बार इक्वल टू 5.0 K। ये K नहीं है, ये K कैप है। K कैप न्यूटन पर कूलम। K कैप मतलब तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताया है अलोंग Z एक्सिस, क्योंकि K कैप मतलब क्या होता है? Z एक्सिस। माइनस बोला होता तो -Z एक्सिस, I कैप बोला होता तो X एक्सिस, -I बोला होता तो -X। यहाँ पे K कैप बोला तो Z एक्सिस के अलोंग है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर इन द फॉलोइंग केसेस। जो एरिया है आपके पास जिसमें से फ्लक्स पास होने वाला है वो स्क्वायर है और स्क्वायर का एरिया मिल जाएगा क्योंकि स्क्वायर का साइड दिया हुआ है। कितना है? 10 सेंटीमीटर। व्हाट इज एरिया?
100 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻⁴ होता है, वैसे होता है ना। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर मतलब 10⁻² मीटर का स्क्वायर, तो 10⁻⁴ मैं लिख देता हूँ वो। लेकिन अलग अलग केसेस में आपको फ्लक्स फाइंड करना है। पहला केस, स्क्वायर इज अलोंग एक्स वाई प्लेन, तो स्क्वायर का ओरिएंटेशन क्या है, एक्स वाई प्लेन है। स्क्वायर इज अलोंग एक्स जेड प्लेन, और तीसरे केस में द नॉर्मल टू द स्क्वायर मेक्स एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द जेड एक्सिस। तो तीनों केसेस अच्छे से समझ लो। सबसे पहला यहाँ पे आपने क्या करना चाहिए, यू शुड फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ अ डायग्राम शोइंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सबसे पहले वो करना चाहिए। ये आ गया लेटर से एक्स एक्सिस, इसको मान लेता हूं मैं वाई एक्सिस, इसको मान लेते हैं हम लोग जेड एक्सिस। तो ये एक्स, दिस इज वाई, दिस इज जेड। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या था, जेड एक्सिस, मतलब ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड हो, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग पॉजिटिव जेड, मतलब पैरेलल टू जेड एक्सिस। तीन केसेस है ना, तो हमको ये डायग्राम 3 बार लगने वाला है, तो मैं इसके 3 कॉपी कर देता हूँ, वापस आएंगे उस पर। ओके, गुड, राइट। पहला केस, वैसे एरिया की वैल्यू पता है आपको, एरिया इज 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, मतलब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहां से आया, एरिया इक्वल टू साइड स्क्वायर। ओके, 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मतलब 10⁻² मीटर, 100 और 10⁻⁴, तो 10⁻² मीटर स्क्वायर, 0.01 कन्वर्ट हो गया ये। अब सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, करेक्ट है। क्या बोला है आपको, हाउ इज द स्क्वायर ओरिएंटेड इन द फर्स्ट केस, इन विच प्लेन, एक्स वाई प्लेन, सॉरी, इन एक्स वाई प्लेन। तो पहले केस में ओरिएंटेशन इज एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन। आप थोड़ा सा इमेजिनेशन बढ़ाओ, क्योंकि ये 3D है, मैं 2D में ड्रॉ कर रहा हूं। ऐसा मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है। तो एक्स वाई प्लेन मतलब दिस वन, बराबर। वाई जेड प्लेन मतलब ये, और एक्स जेड मतलब द प्लेन ऑफ बोर्ड, एक्स वाई और जेड। तो एक्स वाई प्लेन डायग्राम के हिसाब से, एक्स वाई प्लेन डायग्राम के हिसाब से एक्स वाई प्लेन आपका आएगा यहाँ, ये एक्स वाई प्लेन में आ गया स्क्वायर, तो यू हैव अ स्क्वायर इन एक्स वाई प्लेन, बराबर, सही है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है फ्लक्स कैसे फाइंड करोगे, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फ्लक्स। क्या था फ्लक्स का फॉर्मूला, क्या था, ई बार डॉट डी एस बार। मैं यहाँ पे ई बार डॉट ए बार लिख लूँ, क्योंकि मैंने डी एस की जगह पे एरिया को ए लिखा है। व्हाट इज दिस, ई ए कॉस थीटा, बराबर। व्हाट इज एंगल, जीरो, जीरो, क्यों जीरो, एरिया का डायरेक्शन क्या दिया था तुमने, व्हाट वाज द डायरेक्शन ऑफ एरिया, नॉर्मल टू द एरिया, मतलब जो एरिया है, यहाँ पे स्क्वायर है, उसी को परपेंडिकुलर, कहाँ जाएगा परपेंडिकुलर उसको, वेयर इज द परपेंडिकुलर ड्रॉन टू दैट एरिया, पॉइंटिंग वेयर, जेड एक्सिस। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या था, जेड एक्सिस। तो एरिया का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो एंगल कितना है, जीरो, जीरो है, cos 0 is 1। what is E, what is E, 5। how much is the area that you obtain, 10⁻⁻² और cos 0 is 1, तो कितना आ गया फ्लक्स, 5 इंटू 10⁻⁻² मतलब 0.05, 5 इंटू 10⁻⁻² वोल्ट मीटर। ये पहला केस खत्म, राइट। दूसरे केस में स्क्वायर कहां पे है, एक्स जेड प्लेन में, कहां पे है, एक्स जेड प्लेन में, एक्स जेड प्लेन में स्क्वायर एक्स जेड प्लेन में है, मतलब ऐसा है। तो मेरे को ये बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस एरिया को पैरेलल है कि परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर कहां से हो गया एरिया को, एरिया को, अरे
रुको रुको रुको, तुमको कंफ्यूजन हो जाता है एरिया और एरिया के डायरेक्शन में। यू आर गेटिंग कंफ्यूज बिटवीन एरिया एंड एरिया का डायरेक्शन। पहले केस में एरिया था एक्स वाई प्लेन में, ऐसा था ना? था कि नहीं? पक्का। इसका डायरेक्शन क्या होगा? जेड। इलेक्ट्रिक का डायरेक्शन क्या था? जेड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस एरिया को इस एरिया को कैसे पास हो रहे थे? परपेंडिकुलर। तो फ्लक्स तो होगा, क्योंकि फ्लक्स का डेफिनेशन क्या था? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मल टू द एरिया। सर बराबर है ना? इस एरिया में से फील्ड लाइंस नॉर्मली जा रहे हैं ना, एंगल जीरो क्यों हुआ फिर? भाई तुम एरिया का डायरेक्शन कैसे लेते हो? इसी एरिया को परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो ना? तो मुझे बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल का डायरेक्शन क्या है? सेम। तो एंगल कितना है? जीरो। बराबर। इसके लिए वहां पे थीटा क्या लिखा? जीरो। लेकिन एरिया को लाइंस परपेंडिकुलर पास हो रहे हैं कि नहीं? हाँ, हो रहे हैं ना? अच्छा। अभी मैंने बोला कि ये जो स्क्वायर है, ये कौन से प्लेन में है? एक्स जेड। एक्स जेड प्लेन। ये एक्स जेड प्लेन हो गया। बराबर। करेक्ट। डू यू सी एनी फील्ड लाइन पासिंग नॉर्मल टू द एरिया? नो। नहीं है ना? नहीं है ना? तो फ्लक्स कितना होगा? जीरो। एंगल कितना है? 90 डिग्री। एंगल इज 90। क्यों 90? क्योंकि रिमेंबर दिस इज नॉर्मल टू द एरिया। नॉर्मल टू द एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीज टू? 90। तो सेकेंड केस में एंगल कितना आया? सेकेंड केस में एंगल कितना आया? 90। तो व्हाट इज फ्लक्स इन सेकेंड केस? जीरो। ई ए कॉस 90, हाउ मच इज दिस? जीरो। यू हैव टू इमेजिन, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। आप कंफ्यूज हो रहे हो सरफेस में से लाइंस का परपेंडिकुलर पास होना और एंगल में। तो एंगल, आप पहले तो सरफेस को परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, उसमें और इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना एंगल है वो लेते हो, राइट? तो पहले केस में जो एरिया था, स्क्वायर था, वो एक्स वाई प्लेन में था। एक्स वाई प्लेन को परपेंडिकुलर कौन से डायरेक्शन में जाएगा? एक्स वाई प्लेन को परपेंडिकुलर कहाँ जाएगा? जेड। वेरी गुड। एक्स जेड को कहाँ जाएगा? वाई। वाई जेड को कहाँ जाएगा? एक्स। तो अभी ये याद रख लेना, याद रहेगा। तो पहले केस में एंगल कितना था? जीरो। दूसरे केस में कितना एंगल है? 90। व्हाट इज कॉस 90? जीरो। तो कौन से केस में फ्लक्स जीरो होगा, पहले कि दूसरे? देखा है, जीरो। जीरो। अब आ जाते हैं तीसरा केस। तीसरे केस में क्या बोला है? तीसरे केस में आपको बोला है कि वो जो एरिया है, तीसरे केस में क्या बोला है? द नॉर्मल टू द स्क्वायर मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, 45 डिग्री विद द जेड एक्सिस। मतलब ये जो जो भी मैं यहाँ पे एरिया ड्रॉ करने वाला हूँ, वट एवर इट इज, आई विल नॉट ड्रॉ डायग्राम अप टू द स्केल। तो डायग्राम में कंफ्यूजन क्रिएट मत करना, बिकॉज नॉट रिक्वायर्ड, डायग्राम की जरूरत ही नहीं है एक्चुअली यहाँ। तो मैंने एक एरिया ले लिया, और ये जो एरिया है, इस पे अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ, ये नॉर्मल जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? 45। कितना बना रहा है? 45। तो थीटा कितना है इस केस में? 45। व्हाट विल बी फ्लक्स इन दिस केस? ई ए कॉस 45। लेकिन तुमको पता है, तुमने ई और ए तो निकाल के रखा है। व्हाट इज ई ए? 0.2 10 - 2। व्हाट इज कॉस 45? डू यू नो व्हाट इज 1/√2? 0.7071। तो 0.7 लिख लो तो भी चलता है। 1/√2। ये ट्रिग्नोमेट्री में कितनी बार आता है? cos 45 sin 45 1/√2, 0.7071 होता है वो, इंटू 10 - 2। 7 5 35, तो 7 इंटू 0.7 इज 3 पॉइंट, इंटू 10 - 2 वोल्ट मीटर। देखो आंसर, लुक। भी दिया नहीं है, दिया होगा, कट हो गया यहाँ से, इतना ही होगा। है क्या? डन। So let us begin with next question. Practice problem number 8. Potential difference of 5000 volt is applied between two parallel plates. दो parallel plate है, इन दोनों प्लेट्स में 5000 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है।
और ये दोनों प्लेट्स का 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस है. सो दीज टू प्लेट्स आर 5 सेंटीमीटर अपार्ट. अ स्मॉल ऑयल ड्रॉप हैविंग अ चार्ज 9.6 into 10 raised to minus 19 कूलम फॉल्स बिटवीन द प्लेट्स. इन दोनों प्लेट्स में वो बीच में ड्रॉप गिर गया. राइट. फाइंड इलेक्ट्रिक फॉल्स मतलब बेसिकली फॉल नहीं हो रहा है, मैं बताता हूँ हो क्या रहा है वहां पे. फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स, द फोर्स ऑन द ऑयल ड्रॉप, द फोर्स ऑन द ऑयल ड्रॉप. वेरी गुड. तो पहले तो क्वेश्चन को समझना जरूरी है. दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर लिटिल डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड बट इजी टू सॉल्व. हमारे पास ना दो प्लेट्स थे, दो प्लेट्स, और दो प्लेट्स का पोटेंशियल डिफरेंस था 5000 वोल्ट्स. और इन दोनों प्लेट्स का सेपरेशन कितना है? 5 सेंटीमीटर. मतलब मैं इसको डी बोल देता हूँ, फिलहाल डी बोल देता हूँ. तो हमको गिवन पैरामीटर में क्या क्या दिया हुआ है? हमको बोला हुआ है वोल्टेज दैट इज 5000 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस, डिस्टेंस इज 5 सेंटीमीटर, मतलब 5 into 10 raised to -2 मीटर. करेक्ट. इन दोनों प्लेट्स में एक ऑयल ड्रॉप है, सम ऑयल ड्रॉप इनसाइड. बराबर. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछा है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और फोर्स पूछा है, और चार्ज भी दिया हुआ है ना. चार्ज कितना दिया हुआ है? 9.6 into -19 कूलम. गुड. यू आर सपोज टू फाइंड आउट number 1 electric field, number 2 force. टू सिंपल. फॉर्मूला अगर आपको याद होगा ना, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला देखा था पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट डिस्टेंस, और वोल्ट पर मीटर आता ही वहां से, वोल्टेज अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स. बराबर. एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया तो फोर्स तो अपने आप मिल जाएगा. व्हाट इज फोर्स? चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड. डन. तो सिर्फ आपको ये दो फॉर्मूला चाहिए थे. तो सिंपल. नंबर 1, E इक्वल टू V बाई डी. V कितना है? 5000. ये कितना है? 5 into 10 raised to -2. बराबर. ऊपर 1000 हो गया ना, ऊपर 1 जा 1000 जा 1000 मतलब 10 raised to 3, और ये ऊपर आएगा कितना हो जाएगा? 10 raised to 5. तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया? 10 raised to 5 वोल्ट पर मीटर या फिर न्यूटन पर कूलम. और क्या फाइंड करना है? फोर्स. व्हाट इज फोर्स? चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड. व्हाट इज चार्ज? 9.6 into 10 raised to -19 into 10 raised to 5. कितना आ गया? कितना हो गया? 9.6 into 10 raised to -14 न्यूटन. बराबर. देखो आंसर यही होगा, है क्या? 10 raised to 5 है इलेक्ट्रिक फील्ड. फोर्स है क्या? 9.6 into 10 raised to -14. हाँ, तो कैसे हो सकता है ना? फोर्स कैसे कूलम में होगा? तो न्यूटन में. नेक्स्ट क्वेश्चन. Calculate electric field due to a charge of -8 into 10 raised to -8 coulomb at a distance of 5 centimeter from it. अभी ये क्वेश्चन क्या ही सॉल्व करना है? मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड. आई डोंट थिंक कि आप में से कोई ऐसा होगा जिसको सॉल्व करते नहीं होंगे. डिस्टेंस और चार्ज दोनों की वैल्यू दी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पूछा है. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड? What is the formula for electric field? 1 upon 4 pi epsilon 0 Q by R square. Q by R square. Okay. अभी क्या सिर्फ इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो, हो गया क्वेश्चन सॉल्व. What is value of 1 upon 4 pi epsilon 0? 9 into 10 raised to 9. What is charge given to you? -8 into 10 raised to -8 कूलम. What is distance? 5 into 10 raised to -2 का स्क्वायर. यहाँ ध्यान दो, इट्स टू सिंपल. -72 into 10. करेक्ट. बराबर. राइट. 5 का स्क्वायर 10 raised to -2 का -4, ऊपर जाके +4. +4 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? 100 into 100 लिख सकते हैं ना? पक्का? बराबर ना. 10 raised to -4 ऊपर जाके 10 raised to +4, 100 into 100. 1 एंड
4 का। 72 के डबल का डबल 288, 72 इंटू 4 288 बराबर। तो -288 इंटू 10⁻³ या फिर 2.88 इंटू 10⁻⁵ या फिर 28.8 इंटू 10⁻⁴। अभी क्या दिया आपको आंसर में? -1.8 आ सकता है क्या? नहीं, तो ये करेक्ट। दैट्स इट फॉर टुडे।